क्या हो अगर सफलता पाने का जो असली तरीका है वो किस्मत या टैलेंट या बहुत सारे पैसे में नहीं बल्कि सिर्फ हमारे सोचने के तरीके में छिपा हो। ये सवाल तो सोचने वाला है। हाँ, और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की जो दुनिया भर में मशहूर किताब है, सोचो और अमीर बनो, मतलब थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच। और अंदाजा लगाइए, इस किताब को 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं 10 करोड़? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और दुनिया के अनगिनत कामयाब लोगों ने माना है कि इस किताब ने सही में उनकी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल, कई लोग इसे माइलस्टोन मानते हैं। तो आज इस गहन चर्चा का मकसद सिर्फ इन सिद्धांतों को दोहराना नहीं है, नहीं, सिर्फ दोहराना नहीं। बल्कि उनके पीछे जो असली मतलब है उसे समझना है, ताकि कोई भी उन्हें आज की दुनिया में अपने लिए इस्तेमाल कर सके। सही बात है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है। हम देखेंगे कि स्रोत सामग्री यानी ये किताब हमें असल में क्या सिखाती है। चलिए देखते हैं। लेकिन कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। बात है 1900 के दशक की शुरुआत की। स्टील इंडस्ट्री के बादशाह थे एंड्रयू कार्नेगी। जी, एंड्रू कार्नेगी, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया, एक ऐसा काम जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। अच्छा, क्या काम था वो? कार्नेगी ने हिल से कहा कि वो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों पर रिसर्च करें और पता लगाएं कि उनकी दौलत और उनकी जो बेमिसाल उपलब्धियां हैं उनके पीछे का राज क्या है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम था। आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और नेपोलियन हिल ने ये चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस काम में लगा दिए। सोचिए, 20 साल। 20 साल, ये तो पूरी जिंदगी का किस्सा है। कमाल का डेडिकेशन। और ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं थी। उन्होंने उस दौर के बड़े बड़े दिग्गजों के इंटरव्यू लिए, जैसे कि हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, थॉमस एडिसन, महान आविष्कारक, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन के आविष्कारक, और ऐसे कई और। वाह, मतलब उस समय के सारे बड़े नाम। हाँ, तो इन 20 सालों की मेहनत और सैकड़ों इंटरव्यू का नतीजा था सफलता के कुछ ठोस सिद्धांतों का एक संग्रह, जो आखिरकार 1937 में सोचो और अमीर बनो नाम की किताब के रूप में दुनिया के सामने आया। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि इतने सालों के रिसर्च का निचोड़, इस किताब का जो मूल संदेश है वो सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। क्या है वो संदेश? संदेश है, जो कुछ भी इंसानी दिमाग सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। हिल का मानना था कि हमारे विचार, हमारी सोच, वो असल में ठोस चीजों की तरह हैं। थॉट्स आर थिंग्स। विचार चीजें हैं, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगता? लगता है, पर उनका मतलब था कि विचारों में शक्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपने विचारों पर काबू पा ले तो वो अपनी किस्मत पर भी काबू पा सकता है। अच्छा, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये अपने दिमाग को एक मकसद के लिए पूरी तरह केंद्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये विचार कि थॉट्स आर थिंग्स, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हिल ने अपने इस पूरी रिसर्च को सफलता के 13 सिद्धांतों में ढाला। जी, 13 सिद्धांत। चलिए इन सिद्धांतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सिर्फ लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं कि आपस में जुड़े कैसे हैं। हाँ, ये जरूरी है। पहले समूह को हम मानसिकता की नींव कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है इच्छा, डिजायर। इच्छा, डिजायर। हेल कहते हैं कि ये सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि जलती हुई इच्छा होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर। ये थोड़ी ज्यादा नहीं लगती? क्या ऐसी जिद टिकाऊ होती है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हेल जब जलती हुई इच्छा की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ किसी चीज को पाने की हल्की फुल्की ख्वाहिशें नहीं है। अच्छा, उनका मतलब है एक ऐसी तीव्र, अटल चाहत जो जुनून की हद तक पहुंच जाए। ये वो अंदरूनी आग है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है। हाँ, जब सब मुश्किल लग रहा हो। बिल्कुल, जब सब मुश्किल लग रहा हो। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, एक लक्ष्य पर इतनी मजबूती से टिके रहना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है ना? सही बात है, फोकस रखना मुश्किल है। हेल का तर्क था कि यही वो ईंधन है, वो शुरुआती बिंदु जिसके बिना सफलता की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये इच्छा ही है जो आपको साधारण से असाधारण की तरफ ले जाती है। ये उदासीनता और टालमटोल का सीधा तोड़ है। समझ गई। तो इच्छा वो चिंगारी है जो सब कुछ शुरू करती है,
लेकिन सिर्फ इच्छा से तो बात नहीं बनती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला सिद्धांत है विश्वास, फेथ। तो क्या ये सिर्फ आंख बंद करके भरोसा कर लेना है कि सब ठीक हो जाएगा, या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, आंख बंद करके भरोसा नहीं। हिल के लिए विश्वास एक गहरी अटूट आस्था है कि आप अपनी उस जलती हुई इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये इच्छा से जुड़ा है? हाँ, ये इच्छा और उसके साकार होने के बीच का पुल है। ये वो मानसिक स्थिति है जिसे हिल कहते हैं कि हमें खुद विकसित करना होता है। ये अपने आप नहीं आता। मतलब मेहनत करनी पड़ती है विश्वास बनाने के लिए। बिल्कुल। उनका मानना था कि जब आप अपनी इच्छा पर पूरा विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते खोजने लगता है। विश्वास आपके हर एक्शन को प्रभावित करता है। अगर अंदर से यकीन ही नहीं होगा तो बड़े कदम उठाने की हिम्मत कैसे आएगी? तो ये निष्क्रिय आशावाद नहीं, बल्कि एक सक्रिय, विकसित की गई मानसिक दृढ़ता है। ठीक है। इच्छा और विश्वास के बाद आता है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ खुद से अच्छी अच्छी बातें दोहराना है, जैसे आजकल लोग एफर्मेशंस करते हैं? हाँ। क्या हिल बताते हैं कि ये काम कैसे करता है? हाँ, ये आजकल के एफर्मेशन से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन हिल का नजरिया ज्यादा गहरा था। आत्म सुझाव उनके सिस्टम में एक महत्वपूर्ण टूल है। कैसे? ये वो तरीका है जिससे आप सचेत रूप से अपने अवचेतन मन तक अपने विचार और विश्वास पहुंचाते हैं। देखिए, हमारा चेतन मन तर्क करता है, शक करता है। हाँ, लॉजिकल माइंड। बिल्कुल। लेकिन अवचेतन मन काफी हद तक एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अच्छा। आत्म सुझाव के जरिए आप अपनी जलती हुई इच्छा और विश्वास के बीज सीधे अवचेतन में बोते हैं। बार बार दोहराने से, भावनाओं के साथ जोड़ने से ये विचार अवचेतन में जड़ें जमा लेते हैं। और फिर? और जब ऐसा होता है तो अवचेतन मन उन विचारों को हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आपकी आदतों, आपके व्यवहार, यहाँ तक कि आपके अंतर्ज्ञान को भी प्रभावित करके। तो ये सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि महसूस करके अपने अंदरूनी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम करना है। वाह, मतलब अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना। ठीक है, तो ये तीनों इच्छा, विश्वास और आत्म सुझाव मिलकर एक मजबूत मानसिक आधार तैयार करते? बिल्कुल, ये फाउंडेशन है। अब आते हैं दूसरे समूह पर, जो शायद एक्शन और स्ट्रैटेजी से ज्यादा जुड़ा है। इसमें पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आज के इन्फॉर्मेशन एज में ये बात कितनी सही बैठती है। हमें तो लगता है सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। हिल का जोर विशिष्ट ज्ञान पर इसलिए था क्योंकि किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको उस क्षेत्र की गहरी समझ और खास कौशल चाहिए। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड से काम नहीं चलेगा। शायद नहीं, अगर बड़ा लक्ष्य है तो। सिर्फ सतही जानकारी या सामान्य ज्ञान आपको भीड़ से अलग नहीं करेगा। मान लीजिए कोई कामयाब उद्यमी बनना चाहता है। हाँ। तो उसे सिर्फ बिजनेस की मोटी मोटी बातें जानने से काम नहीं चलेगा। उसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अपनी इंडस्ट्री की बारीकियां, इन सब का विशिष्ट ज्ञान हासिल करना होगा और उसे लागू करना सीखना होगा। सही बात है। और हिल ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान जरूरी नहीं कि आपके पास पहले से हो। आप इसे हासिल कर सकते हैं पढ़ाई से, अनुभव से, दूसरों से सीखकर। महत्वपूर्ण यह है कि आप पहचानें कि आपके लक्ष्य के लिए कौन सा ज्ञान जरूरी है और उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। यानी फोकस्ड लर्निंग। इसके बाद आता है कल्पना, इमेजिनेशन। हम सब कल्पना करते हैं, दिन में सपने देखते हैं। हिल की कल्पना में ऐसा क्या खास है जो इसे सफलता का सिद्धांत बनाता है? हिल कल्पना को सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं मानते थे, वो इसे दिमाग की कार्यशाला कहते थे। वर्कशॉप ऑफ द माइंड। हाँ बिल्कुल, जहाँ सारे प्लान बनते हैं, जहाँ विचारों को शक्ल मिलती है। उन्होंने दो तरह की कल्पना की बात की। दो तरह की। पहले सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पुराने कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में ढालती है, जैसे किसी मौजूदा प्रोडक्ट को बेहतर बनाना। ठीक है। दूसरी रचनात्मक कल्पना, जो ज्यादातर अंतर्ज्ञान या इन्फिनिट इंटेलिजेंस से प्रेरणा लेती है और बिल्कुल नए मौलिक विचार पैदा करती है। अच्छा, क्रिएटिव इमेजिनेशन। हिल का मानना था कि बड़ी सफलता के लिए दोनों तरह की कल्पना जरूरी है। पहले आप मौजूदा ज्ञान और विचारों का इस्तेमाल करते हैं और फिर रचनात्मक कल्पना से कुछ नया जोड़ते हैं। जैसे एडिसन ने हजारों प्रयोग किए, वो सिंथेटिक कल्पना थी, लेकिन लाइट बल्ब का मूल विचार शायद रचनात्मक कल्पना से आया होगा। कल्पना की कार्यशाला।
ये दिलचस्प नजरिया है, लेकिन सिर्फ कल्पना करने से तो कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पे शायद अगला सिद्धांत आता है, संगठित योजना। ऑर्गेनाइज प्लानिंग बहुत जरूरी। हिल कहते हैं कि बिना प्लान के सपने सिर्फ इच्छाएं बनकर रह जाते हैं, पर प्लान तो फेल भी होते हैं। फिर क्या? बिल्कुल सही, प्लान फेल हो सकते हैं और हिल इस बात को समझते थे। इसीलिए संगठित योजना का मतलब सिर्फ एक प्लान बनाना नहीं, तो फिर बल्कि एक व्यवहारिक, एक्शन ओरिएंटेड प्लान बनाना, उसे लागू करना और अगर वो काम ना करे तो उसे बदलने या बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यहीं पर विचार हकीकत का रूप लेना शुरू करते हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्शन। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि प्लान लिखित में होना चाहिए, उसमें स्पष्ट कदम होने चाहिए और शायद सबसे जरूरी, उसे लगातार एक्शन में बदलना होगा। और अगर फेल हो जाए तो? अगर एक प्लान फेल होता है तो हार मानने की बजाय दूसरा प्लान बनाना चाहिए, फिर तीसरा। ये दृढ़ता, परसिस्टेंस से जुड़ा है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। संगठित योजना आपकी इच्छा और कल्पना को जमीन पर उतारने का तरीका है। बिना इसके बेहतरीन आइडिया भी हवा में ही रह जाते हैं। सही है। और इस एक्शन वाले समूह का आखिरी सिद्धांत है निर्णय। डिसीजन मेकिंग। हिल कहते हैं कि कामयाब लोग जल्दी और दृढ़ता से फैसले लेते हैं, जबकि नाकामयाब लोग फैसले टालते रहते हैं या बार बार बदलते हैं। ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? क्या जल्दबाजी में फैसले लेना खतरनाक नहीं हो सकता? यहाँ हिल जल्दबाजी और दृढ़ता के बीच के फर्क पर जोर देते हैं। उनका मतलब आंख बंद करके तुरंत फैसला लेना नहीं, अच्छा, बल्कि जानकारी और सोच विचार के बाद, एक बार फैसला लेने के बाद उस पर टिके रहना है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग दौलत और सफलता हासिल करते हैं, उनमें ये गुण होता है कि वे जरूरत पड़ने पर तेजी से निर्णय लेते हैं और फिर उसे आसानी से बदलते नहीं। दूसरी तरफ जो असफल होते हैं, वे या तो फैसला लेने में बहुत देर लगाते हैं या फिर दूसरों की राय या छोटी मोटी मुश्किलों से प्रभावित होकर अपना फैसला तुरंत बदल देते हैं। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन जैसा है। हाँ, और हिल मानते थे कि अनिर्णय अक्सर डर से पैदा होता है। आलोचना का डर, असफलता का डर, और ये डर सफलता के दुश्मन है। तो ये सिद्धांत असल में डर पर काबू पाने और अपनी योजना पर टिके रहने का आह्वान है। ये समझ आता है, डर और अनिर्णय का गहरा रिश्ता है। चलिए अब तीसरे समूह पर आते हैं, जो दृढ़ता और सहयोग पर केंद्रित है। इसमें पहला सिद्धांत है दृढ़ता, परसिस्टेंस, लगे रहना। ये तो शायद सबसे ज्यादा सुनने में आता है, हार मत मानो। लेकिन हिल इसे सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि इच्छा और सफलता के बीच का पुल कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पुल कहना बहुत महत्वपूर्ण है। हिल मानते थे कि सिर्फ इच्छा शक्ति होना काफी नहीं है। दृढ़ता वो निरंतर प्रयास है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता तक पहुंचाता है। अच्छा, खासकर तब जब रास्ते में मुश्किलें, आलोचना या अस्थायी हार का सामना करना पड़े। ये इच्छा शक्ति को आदत में बदलने जैसा है। आदत। हिल का मानना था कि ब्रह्मांड अक्सर हमारी इच्छा की गंभीरता को परखता है। मुश्किलें और चुनौतियां उसी परख का हिस्सा हैं। जो लोग दृढ़ रहते हैं, वो साबित करते हैं कि वे अपने लक्ष्य के प्रति वाकई गंभीर हैं। सही है। लगभग हर बड़ी सफलता की कहानी में आपको अस्थायी असफलताओं और वापसी की दास्तान मिलेगी। दृढ़ता के बिना शुरुआती उत्साह मुश्किलों के पहले झोंके में ही खत्म हो सकता है। ये विश्वास को एक्शन में बनाए रखने की क्षमता है। और दृढ़ता के साथ ही आता है मास्टरमाइंड का सिद्धांत। हाँ, मास्टरमाइंड बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है ये। यानी अपने जैसे सोचने वाले, समान लक्ष्य वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना। ये आजकल की नेटवर्किंग जैसा लगता है ना? लेकिन मास्टरमाइंड शब्द में कुछ ज्यादा वजन है। इसका असली मतलब क्या है? हाँ, ये सिर्फ नेटवर्किंग से कहीं ज्यादा गहरा है। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों का एक समूह जो एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने ज्ञान, अनुभव और प्रयासों को पूरी तरह तालमेल और सद्भाव के साथ मिलाते हैं। तालमेल और सद्भाव? जी, हिल का मानना था कि जब दो या दो से ज्यादा दिमाग सद्भाव में एक साथ काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति या मास्टरमाइंड पैदा होता है। तीसरी शक्ति? हाँ, जिसके पास अकेले काम करने वाले दिमागों की तुलना में कहीं ज्यादा ज्ञान और रचनात्मकता होती है। यहाँ सद्भाव, हार्मनी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मतलब है सद्भाव का यहाँ? इसका मतलब सिर्फ सहमत होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, खुलकर चर्चा करना और एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना है। ये आलोचना का जवाब भी है कि क्या ये इको चेंबर बन सकता है? हाँ, ये सवाल मन में आता है। हिल के अनुसार एक सच्चा मास्टरमाइंड समूह विविध दृष्टिकोणों को शामिल करता है।
लेकिन एक साझा उद्देश्य के प्रति समर्पित रहता है। ये न सिर्फ बेहतर योजनाएं बनाने में मदद करता है, बल्कि सदस्यों को प्रेरणा, समर्थन और जवाबदेही भी देता है। ये तालमेल और साझा उद्देश्य वाली बात महत्वपूर्ण है। अब आते हैं एक और बड़े सिद्धांत पर, भय पर काबू पाना। ओवरकमिंग फियर, डर, फियर बहुत बड़ा फैक्टर है। हिल ने डर को सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर, ये डर तो आज भी उतने ही असली लगते हैं। बिल्कुल असली है, शायद आज कुछ ज्यादा ही। हिल के अनुसार इन पर काबू कैसे पाया जा सकता है? हिल ने 6 बुनियादी भयों की पहचान की थी। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। 6 डर। उनका मानना था कि ये डर हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठे हो सकते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को पंगु बना सकते हैं और हमें दृढ़ रहने से रोक सकते हैं। तो इनसे निपटेंगे उसे? उनका तरीका था सबसे पहले डर को पहचानना और स्वीकार करना। अच्छा, पहले मानना कि डर है। हाँ। फिर उसे तर्क और कारण से विश्लेषण करना। और सबसे महत्वपूर्ण, डर के विचारों को इच्छा, विश्वास और सकारात्मक आत्म सुझाव के जरिए बदलना। मतलब माइंडसेट शिफ्ट करना। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, अगर किसी को आलोचना का डर है तो उसे अपने लक्ष्य पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि दूसरों की राय फीकी पड़ जाए। ये डर को पूरी तरह खत्म करने के बारे में नहीं है। हाँ, डर तो रहेगा शायद। हाँ, क्योंकि डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, बल्कि डर को इतना प्रबंधित करने के बारे में है कि वो आपके कार्यों पर हावी ना हो सके। डर पर विजय पाना मतलब खुद पर विजय पाना। डर को मैनेज करना, खत्म करना नहीं। ये एक व्यवहारिक नजरिया है। अब आते हैं चौथे और आखिरी समूह पर। जी। इसमें कुछ ज्यादा गहरी या कहें कि थोड़ी अमूर्त अवधारणाएं हैं, जैसे अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, ये बहुत सेंट्रल है। हमने आत्म सुझाव के संदर्भ में इसकी बात की, लेकिन हिल के सिस्टम में इसकी क्या बड़ी भूमिका है? अवचेतन मन हिल के दर्शन का केंद्र बिंदु है। वो इसे सचेत और अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच की कड़ी मानते थे। अच्छा, एक लिंक की तरह। जैसा हमने कहा, ये एक उपजाऊ जमीन की तरह है जो हमारे प्रमुख विचारों, चाहे वो सकारात्मक हो, इच्छा, विश्वास या नकारात्मक, डर, संदेह, को ग्रहण करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। मतलब जो सोचेंगे वो असलियत बन सकता है। एक तरह से हिल का मानना था कि अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और हम आत्म सुझाव और भावनाओं के जरिए इसे अपने लक्ष्यों की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। जब हम लगातार अपने लक्ष्य और उस पर विश्वास के विचार अवचेतन में डालते हैं, तो वो उन विचारों के अनुरूप अवसर, संसाधन और समाधान आकर्षित करने लगता है। ये हमारे अंतर्ज्ञान का भी स्रोत है। और अवचेतन मन से ही जुड़ा लगता है अगला सिद्धांत, मस्तिष्क। जी, द ब्रेन। हिल ने दिमाग को एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन के रूप में देखने की बात कही। ये एनालॉजी थोड़ी रहस्यमयी लगती है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? क्या प्रसारित हो रहा है और क्या प्राप्त हो रहा है? हाँ, ये एनालॉजी थोड़ी मेटाफिजिकल लग सकती है। ये हिल के इस विचार को दर्शाती है कि हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित नहीं रहते। तो कहाँ जाते हैं? बल्कि उनमें एक तरह की ऊर्जा या कंपन होता है। जब हमारे दिमाग में कोई विचार हावी होता है, खासकर जब वो तीव्र भावना जैसे इच्छा या विश्वास से जुड़ा हो, तो वो एक तरह का संकेत प्रसारित करता है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? हिल का मानना था कि यह संकेत फिर ब्रह्मांड में समान कंपन वाले विचारों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक रेडियो स्टेशन खास फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजता और रिसीव करता है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ? कुछ हद तक वैसा कह सकते हैं। हालांकि हिल का फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल था। तो अगर आपके दिमाग में लगातार सफलता और समृद्धि के विचार हावी हैं, तो आप अनजाने में ही उन परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करें। और अगर डर हावी है तो? इसके विपरीत, अगर डर और संदेह हावी हैं, तो आप वैसी ही नकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं। चाहे यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो या न हो, यह रूपक इस बात पर जोर देता है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारी बाहरी वास्तविकता को कितना गहरा प्रभावित कर सकती है और सही लोगों जैसे मास्टरमाइंड समूह को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। विचारों का प्रसारण, ये वाकई सोचने लायक है। और अंत में आता है छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। द सिक्स्थ सेंस शिखर है ये तो और भी रहस्यमयी लगता है। क्या ये सिर्फ गट फीलिंग या इंट्यूशन है, या हिल के लिए इसका कोई और मतलब था?
ये सामान्य इंट्यूशन या गट फीलिंग से कहीं ज्यादा है। छठी इंद्री हाइल के 13 सिद्धांतों का शिखर है। वो इसे रचनात्मक कल्पना और अनंत प्रज्ञा इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ सीधा संपर्क मानते थे। सीधा संपर्क? हाँ। मतलब? हिल का मानना था कि जब कोई व्यक्ति अन्य 12 सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेता है, खासकर अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना और रचनात्मक कल्पना का उपयोग करना सीख लेता है, तो उसकी छठी इंद्री विकसित हो जाती है। और इससे होता क्या है? ये वो क्षमता है जिससे अचानक सही समाधान मिल जाता है, आने वाले खतरों का पूर्वाभास हो जाता है, या सही अवसरों को बिना किसी तार्किक विश्लेषण के पहचाना जा सकता है। ये एक तरह की उन्नत आंतरिक बुद्धिमत्ता है जो तर्क और विश्लेषण से परे मार्गदर्शन करती है। इसे डेवलप किया जा सकता है? हिल के अनुसार हाँ, लेकिन इसे विकसित होने में समय लगता है और ये बाकी सिद्धांतों की नींव पर ही खड़ी होती है। इसे हिल ने सफलता के दर्शन का क्राउनिंग ग्लोरी कहा था। तो ये थे वो 13 सिद्धांत। काफी गहराई है इनमें। बिल्कुल है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि लगभग 90 साल पहले लिखी गई इस किताब के सिद्धांत आज के दौर में इतनी बदल चुकी दुनिया में क्यों मायने रखते हैं? ये सिद्धांत आज भी उतने ही, बल्कि शायद ज्यादा मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने के नुस्खे नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में बात की, हिल के संदर्भ में अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं था। हाँ, ये बात जरूरी है। इसका मतलब था अपने मन चाहे लक्ष्यों को हासिल करना, चाहे वो करियर में तरक्की हो, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, बेहतर रिश्ते हों या व्यक्तिगत शांति हो। ये सिद्धांत एक मानसिक ढांचा यानी मेंटल फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। कैसा ढांचा? कि कैसे अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को एक सीध में लाकर मन चाहे नतीजे पाए जा सकते हैं। आज की तेज रफ्तार अनिश्चित दुनिया में अपने मन पर नियंत्रण रखना, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, डर का सामना करना और लगातार प्रयास करते रहना, ये क्षमताएं पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। सबसे बड़ा सबक यही है कि बाहरी सफलता की शुरुआत हमेशा अंदरूनी बदलाव से होती है। सफलता बैंक खाते में दिखने से बहुत पहले आपके दिमाग में आकार लेती है। ये एक आंतरिक यात्रा है जिसके बाहरी परिणाम होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो नेपोलियन हिल हमें यही सिखा रहे हैं कि हमारी सफलता काफी हद तक हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारे लगातार किए जाने वाले कामों पर निर्भर करती है। जी हाँ, विचारों, विश्वासों और कर्मों पर। और सबसे बुनियादी बात यह है कि विचार सिर्फ हवा हवाई नहीं होते, वो शक्तिशाली होते हैं। वो वस्तुएं हैं जो सही परिस्थितियों में हकीकत बन सकती है। बिल्कुल, थॉट्स आर थिंग्स। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ा जा सकता है जो इसी स्रोत सामग्री से उभरता है। हाँ जरूर। हिल ने जिन मुख्य डरों का जिक्र किया, जैसे गरीबी, आलोचना या असफलता का डर, उनमें से आज के डिजिटल और सामाजिक रूप से जुड़े हुए दौर में कौन सा डर किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा पीछे खींच सकता है? क्या लगता है? शायद आलोचना का डर, सोशल मीडिया की वजह से हो सकता है, या फिर आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां हम आसानी से लोगों से जुड़ सकते हैं, कोई अपने जीवन और लक्ष्यों के लिए एक प्रभावी मास्टरमाइंड समूह बनाने के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू कर सकता है? ये भी अच्छा सवाल है। ऑनलाइन मास्टरमाइंड। बिल्कुल। इन सवालों पर सोचने से शायद इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के नए रास्ते मिलें। वाकई सोचने के लिए काफी कुछ है। अंत में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, हमारे अपने विचारों की अविश्वसनीय शक्ति पर। जी, मन की शक्ति पर। उम्मीद है कि इस चर्चा ने नेपोलियन हिल के इन गहरे विचारों पर मनन करने और शायद उन्हें अपनी जिंदगी में आजमाने के लिए कुछ नई प्रेरणा दी होगी।